नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक बहुत अहम सवाल को लेकर के, जो कि मेरे व्यूअर्स का बहुत रेगुलरली मेरे पास आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम, अगर हमें ज़मीन लेनी है, यानी कि हमें घर बनाने के लिए अगर लैंड खरीदनी है और हम बहुत महंगी लैंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड या कृषि भूमि में छोटे छोटे प्लॉट काट करके आजकल बहुत बेचे जा रहे हैं। और 100 गज के, 50 गज के, 150 गज के या 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स बेचे जाते हैं, जिसपे हम घर बना लेते हैं और रह सकते हैं। तो क्या ऐसी कृषि भूमि में, ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड पर घर के लिए छोटा सा 50 या 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाली हूं। आप ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको लगता है कि आपके किसी भी जानने वाले के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो उससे भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके वीडियो देखने के बाद कोई और सवाल आते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो कमिंग बैक टू द वीडियो कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड में आपको रेजिडेंस के लिए कहीं ज़मीन मिलती है, प्लॉट काट के बेचे जा रहे हैं, तो आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? तो दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चरल लैंड के क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में रेजिडेंशियल लैंड लेने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि एग्रीकल्चरल लैंड का जो ज़्यादातर रिकॉर्ड होता है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो वहाँ की खसरा खतौनी रिकॉर्ड्स हैं या फिर जमाबंदी है, कुछ राज्यों में इसे फर्द कहा जाता है, कहीं पर ये जो मफूसिल रिकॉर्ड कहा जाता है कुछ राज्यों में। तो ये जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे उन लैंड्स को मेंटेन किया जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड जब हम लेते हैं तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी जो लगती है खरीदते वक्त, यानी कि सेल डीड करवाते वक्त, विक्रय पत्र करवाते वक्त, नॉर्मल रेजिडेंशियल लैंड या कॉमर्शियल लैंड खरीदने में जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उससे काफ़ी कम स्टैम्प ड्यूटी लगती है एग्रीकल्चरल लैंड को लेने के लिए। तो ये तो एक फ़ायदा है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी। पर इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप इस लैंड को लेने के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं या फिर इस लैंड के ऊपर घर बनाने के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं, इस लैंड को मॉर्गेज करके, यानी कि बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रख करके, तो इस पे आपको होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक्स जिस लॉ के तहत आपको लोन देते हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, सरफेसी लॉ, जिसके तहत अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं बैंक का, तो बैंक को उस कानून के तहत पावर मिलती है कि वो आपको नोटिस देने के बाद इस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे बेच के अपना पैसा रिकवर कर सके। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पे सरफेसी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। एग्रीकल्चरल ज़मीन, कृषि भूमि पर सरफेसी लॉ के तहत लैंड को अटैच करके उसे बेचा नहीं जा सकता है। तो ये एक आपको काफ़ी बड़ी दिक्कत आएगी कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड की ज़मीन ली हुई है तो उस पर आपको बैंक लोन लेना होम लोन के लिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए या होम कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लोन मिलना बहुत 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 इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो ये तो एक पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर किसी भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क के लिए उस लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, एक्विजिशन में आ जाता है वो लैंड, तो जो बड़ा लैंड होता है उसका तो रिकॉर्ड मेंटेन होता है तहसील रिकॉर्ड में, तहसील में या पटवारी के पास या फिर आपके मफूसिल रिकॉर्ड्स में, खसरा खतौनी में, फर्द में, जमाबंदी में, ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें 100 गज, 50 गज या 150 स्क्वायर मीटर का छोटा सा प्लॉट लेते हैं तो उसका दाखिल खारिज करवाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लैंड्स बेचना अलाउड ही नहीं है। वो तो एग्रीकल्चरल लैंड है। जो बड़े बड़े लैंड्स लिए जाते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, कृषि भूमि के लिए, क्योंकि वो आबादी लैंड नहीं है, रिहायशी ज़मीन नहीं है, तो इसलिए आपके जो छोटे से प्लॉट्स आपने लिए हैं 50 या 100 गज के रिहायशी पर्पस के लिए,
उसका आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है मफूसिल रिकॉर्ड्स में या तहसील रिकॉर्ड्स में, जिसकी वजह से अगर लैंड गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन में आ जाता है, तो आप कॉम्पनसेशन के भी हकदार नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता है उन तहसील रिकॉर्ड्स में एज लैंड ओनर। लैंड ओनर में अभी भी उस व्यक्ति का नाम एग्जिस्ट करता है जिसके पास बड़ा चंक लैंड का था और उसने छोटे छोटे प्लॉट्स बना करके आप लोगों को बेच दिए हैं। तो यानी कि अगर आपका लैंड एक्वायर हो गया सरकार के द्वारा, तो वो कॉम्पनसेशन भी उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका जो बड़े चंक के लैंड का रिकॉर्ड में नाम एग्जिस्ट करता है। आप कहीं रिकॉर्ड में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आप कॉम्पनसेशन के भी हकदार नहीं होंगे और आपने जो लैंड खरीदा है वो मुफ्त में, फ्री में, एक्विजिशन में चला जाने का खतरा हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा खतरा है। तीसरी चीज़ दोस्तों कि जब आप एग्रीकल्चरल लैंड्स पे एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं रिहायशी के लिए, तो क्योंकि ये आबादी की ज़मीन नहीं है, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आती है, किसी डेवलपमेंटल अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है, आप एज प्रॉपर्टी टैक्स एज ए इंडिविजुअल हाउस इसका टैक्स नहीं पे करते हैं, तो जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, आपका वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन एरियाज़ में, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज आपका जो लैंड है कहीं पे भी रेजिडेंशियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में। तो कोई भी डेवलपमेंट वर्क, चाहे वहाँ सड़कें बनाने की बात हो, नालियाँ बनाने की बात हो, सैनिटरी वर्क की बात हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यानी कि आपने अगर एग्रीकल्चरल ज़मीन में प्लॉट लेके घर बना लिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के चांसेस ना के बराबर होते हैं जब तक कि सरकारी रिकॉर्ड्स में उसे कन्वर्ट ना कर दिया जाए आबादी लैंड में या नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में, या किसी कॉलोनी के रूप में उसे ऑथराइज ना कर दिया जाए। जब तक कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो कितने ही ज़्यादा उसमें रेजिडेंसेस बन चुके हों, तो भी क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, उस पर किसी तरह का बैंक लोन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन उसकी आगे सेल डीड्स, अगर आप बेचना चाहें प्रॉपर्टी, तो हो सकता है कि जिस वक्त आप बेचना चाह रहे हों उस वक्त आपकी उस अनऑथराइज्ड कॉलोनी की सेल डीड्स बंद पड़ी हों, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी सेल डीड ही ना कर पाएँ, जिसकी वजह से आपके जो लगाए हुए पैसे हैं उस संपत्ति पे, उसका आपको सही रिटर्न ना मिल सके, आप उस प्रॉपर्टी को बेच ही ना पाएँ। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड में रिहायशी के लिए प्लॉट लेने पे आ सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं जो एक साथ काफ़ी बड़ा चंक लैंड का लेते हैं, उसमें प्लॉट्स काट के बेचते हैं। उसमें आपको बड़े बड़े मैप्स और प्लान्स दिखाए जाते हैं कि वो किस तरह से इसको कॉलोनी बना के डेवलप करने वाले हैं, यहाँ सड़कें भी आने वाली हैं, यहाँ बिजली के खंभे भी गड़ेंगे, यहाँ बिजली भी आएगी, पानी के कनेक्शंस भी मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ अगर इस तरह का कॉलोनाइजर आपको मिलता है जहाँ पे आपको सस्ते में ज़मीन मिलती है क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड के प्लॉट्स काट के बेच रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर बिल्डर है वो रेरा में रजिस्टर्ड ज़रूर हो। पहला और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है उस बिल्डर के लिए। दूसरी चीज़, अगर बिल्डर उसको डेवलप करने की बात कर रहा है तो क्या उसके पास ऐसा कोई सरकारी ऑर्डर है, कोई कन्वर्जन है गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि उस पर्टिकुलर लैंड को जिसको वो आपको बेचने की प्लानिंग कर रहा है उसको वो एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल यूज़र या फिर रेजिडेंशियल यूज़र में कन्वर्ट करवा चुका है, कन्वर्जन उसका ले चुका है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये रखनी है कि जब वो आपके नाम पे सेल डीड करेगा तो वो एग्रीकल्चरल लैंड की नहीं करेगा, वो रेजिडेंशियल पर्पस मेंशन करके ही आपके नाम सेल डीड या विक्रय पत्र करेगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि जो बिल्डर्स होते हैं लालच देते हैं कि आपकी कम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, आप एग्रीकल्चरल में सेल डीड करवा दो, बनाना तो घर ही है, दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कतें बहुत है, इसलिए आप थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी का लालच ना करें। थोड़ी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़े तो आप उसको रेजिडेंशियल में ही अपनी रजिस्ट्री कराएं, अपनी सेल डीड करवाएं, ताकि आपको जो भी एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको जो उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो
उस प्रॉपर्टी की आगे बेच खरीद से रिलेटेड हो, चाहे बैंक लोन लेने से रिलेटेड हो, या फिर आपको बिजली पानी के कनेक्शंस और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसको लेने से रिलेटेड हो, वो तभी मिलेगी जब आपके नाम की सेल डीड रेजिडेंशियल की है। और अगर आपने पहले ही एग्रीकल्चरल की सेल डीड करवा दी कि चलो जब कन्वर्जन आ जाएगा तब तो रेजिडेंशियल हो ही जाएगा मेरा प्लॉट, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि उस केस में भी जो डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी है एग्रीकल्चरल और रेजिडेंशियल के बीच की, वो आपको वैलिडेट करा के कलेक्टर स्टैम्प से और डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो बेहतर है कि आप इस थोड़े से स्टैम्प ड्यूटी के बचाने के लालच में ना आए और अपनी जो सेल डीड है वो रेजिडेंशियल या नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ की ही करवाएं, एग्रीकल्चरल लैंड की ना करवाएं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड में अपना घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।